स्टूडेंट्स, वेलकम टू OL एक्सपर्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉलिटी सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। आगे हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की कहें जो प्लेस है वो कहाँ पे है। भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्या, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अगर लिखित संविधान की बात हो तो भारत के संविधान से बड़ा संविधान किसी के भी पास नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि किस भाग में स्थित है, साथ ही साथ जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं, कहां से इनकी शुरुआत हुई, किस देश से लिए गए हैं, और साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास में वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि थोड़े जो स्टार्टिंग के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में भी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने प्रीवियसली कोई एग्जाम दिए होंगे अगर कॉम्पिटिटिव के, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं, कंडीशंस वाइज आते हैं, प्रोविजंस वाइज आते हैं, और सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आर्टिकल से आते हैं, यानी कि किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में क्या चीज दी गई है। तो उसके लिए आज आपकी यहाँ पे एक डिटेल क्लास होगी जहाँ पे हम जानेंगे एक एक आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी के बारे में। और आपको बता दें कि ये एक जनरल नॉलेज भी है, यानी कि आप खुद एक भारतीय नागरिक हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, तो कम से कम आपको अपने अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और साथ साथ फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है सिर्फ अधिकारों के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो उनके बारे में भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज हम आपका जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स उसको स्टार्ट करेंगे, और देन वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं अपने फंडामेंटल राइट से। इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 1 की तो देखिएगा, अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ऐसे अधिकार जो मौलिक तौर पे दिए, यानी फंडामेंटली जो इनको ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंडीशन में, अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो किसी भी नॉर्मल कंडीशन में जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता, या कहें जिनको छीना नहीं जा सकता, जिनका फॉरफिट नहीं किया जा सकता, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं। क्योंकि बाकी जो अधिकार हैं जैसे लीगल राइट हो गया, या फिर आपके कुछ ऐसे राइट्स हैं जैसे राइट टू वोट है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इनको कहें कि एक नॉर्मल कंडीशन में भी इनसे आपको दूर रखा जा सकता है, इनसे आपको कहें कि वंचित किया जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नॉर्मल कंडीशंस में तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, इसीलिए इनका नाम ही है मौलिक अधिकार। और खासकर ये किसके लिए है, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, इंसानियत को सेव करने के लिए। और इसीलिए इसकी शुरुआत भी अगर कहा जाए कि जो राइट्स का क्या मतलब है, अधिकार का मतलब है कि इंसानों को कुछ बेसिकली ऐसे अधिकार तो देने चाहिए जो पूरे विश्व में कहीं ग्लोबल लेवल पे भी एक ही माने जाते हो, यानी कि कम से कम इंसानियत के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए ये राइट्स तो होने ही चाहिए। तो चलिए उन्हीं से शुरुआत करेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स आर, जो चीज मैंने आपको बताई वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कहें कि एक अच्छी लिटरेट लैंग्वेज में तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन्स, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे राइट्स इंक्लूडेड हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी, यानी कि चाहे कोई विदेशी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी वो राइट्स एक तरीके से फंडामेंटल ही हैं। यानी कि वो चाहे किसी भी देश के हो या वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोबल अगर बात करें कहीं के भी हो, उनके ऊपर भी ये राइट अप्लाई होता है। भले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, टू द इंडियन सिटीजन्स मेंशन्ड इन द 3rd पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं है। ठीक है, अब इंडियन सिटीजन्स की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लीगल कंपनीज हैं, उन जिनके पास, क्योंकि वो अपने नाम से ही तो बिजनेस करती हैं, उनकी अपनी एक क्या होती है, एक सील होती है, या कहें कि स्टैट्यूटरी जो स्टैंप होता है,
तो उन्हीं के नाम से सारे बिजनेस डील्स होते हैं। इसी का कई सारे लोग फायदा भी उठाते हैं कि जो पर्दे के पीछे व्यक्ति होता है, यानी कि जो मेन है, जिसको अगर हम लॉ की लैंग्वेज में कहें तो क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर आपने लॉ पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि सब्सटेंशियली अगर देखें तो पीछे से एक्ट कोई और कर रहा होता है, बस नाम किसका चल रहा होता है, कंपनीज का। तो यहाँ पे सिटीजन्स का मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, जिसका अपना एक सिग्नेचर है, या कहें उसकी अपनी एक सील है, या फिर उसके पास एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है। तो देखेंगे इंडियन सिटीजन्स मेंशन्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में, क्योंकि जो पहला जो आपका कहें कि जो पहला पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, भारत की टेरिटरी से रिलेटेड है, यानी भारत क्या है, भारत की सीमा कितनी है ना, और कैसे भारत में राज्यों का कहें कि राज्यों को गठित करके भारत को बनाया गया है। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप का आता है पार्ट 2 में। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 3, तो पार्ट 3 जब इंडियन सिटीजन्स के बारे में बता दिया गया कि इंडियन सिटीजन्स कौन है, अब उन्हीं इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी कि कुछ ऐसे राइट्स जो नॉर्मल कंडीशंस में तो जिनको कहें कि वॉयलेट नहीं किया जा सकता, या जिनसे आपको दूर नहीं रखा जा सकता, देखेंगे जिनको लिमिट नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which cannot be limited by the government in normal condition and whose protector is the Supreme Court। अब फंडामेंटल राइट्स अगर बना भी दिए गए तो क्या गारंटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स का फायदा आपको मिलेगा या फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए एक वॉचडॉग भी होना चाहिए, यानी प्रहरी या प्रोटेक्टर जो उसको प्रोटेक्ट करे या प्रिजर्व करे, जो भी रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं या कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो उसके लिए जो प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। अब वही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 3 में गिवन है, में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। यानी कि फाइनल डिसीजन अगर किसी का होगा कि क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसको दिया गया है, राइट टू टेक डिसीजन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। और बता दें कि फंडामेंटल राइट्स को अगर मान लीजिए कोई कहता भी है कि ये गलत है और इसमें कुछ चेंज भी करना है, तो आपको कहें कि जो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत जो होती है एक सिंपल रूल बनाने के लिए, वो भी नहीं चाहिए। एक कहें कि जो 2/3 बहुमत चाहिए होता है वो भी नहीं चाहिए होता है, बल्कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है, यानी कि संवैधानिक संशोधन। और संवैधानिक संशोधन इजीली नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट आया है अमेरिका से, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे तो वो रिटन नहीं है, इट इज ओरली गिवन, यानी कि ओरली है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का, इट इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा वही चीज लिखी है, द फ्रेमर्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी हमारी, यानी संवैधानिक सभा, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, जिसने ड्राफ्टिंग की, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स नहीं कहते हैं, बट जो इसकी मीनिंग है या कहें कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। बिल ऑफ राइट्स का
और फंडामेंटल राइट्स का। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है आपकी कि संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह प्रेरणा ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, वैसे इस शब्द की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से मानी जाती है। किससे? फ्रांस से। अब जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको एक और कहें कि आपके क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर टर्म इसको दिया गया है। क्या टर्म दिया गया है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है चार्टर। अब चार्टर का क्या मतलब होता है? चार्टर का मतलब होता है एक लेंदी या कहें कि पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स जो होते हैं, यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे लिखे होते हैं, रिटन जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट होता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके आपको बताए होते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होगा, वो कहलाता है आपका चार्टर। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? पार्ट 3 को। अब पार्ट 3 में बेसिकली दो ही चीजें हैं आपकी। अगर हम बात करें, पार्ट 3 आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 51 तक, 12 to 51 पार्ट 3। अब इसमें भी जो हम लोग ने आज टॉपिक स्टार्ट किया आपका, वो है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये आपका 12 to 35 तक आ जाता है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, या सिद्धांत। अब देखते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट होते हैं आपके आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, यानी इन्हीं दोनों चीजों में ही पार्ट 3 एंड हो जाता है। लेकिन इसे मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जो नेशन या कहें किसी स्टेट की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे परिभाषा की, तो इसमें एक मेजर फैक्टर ये भी होता है वहां के लोग, यानी पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। ठीक है, तो वहां के लोगों के लिए क्या राइट्स हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, वो मैनर, वो तरीका, या कहें कि एक देश को बनने का या उसको कहें कि बिल्कुल स्मूथली चलाने का जो प्रोसीजर है, वो इन्हीं दोनों में दिया हुआ है। क्योंकि पहले में क्या है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के राइट्स के बारे में बात की गई है, और साथ ही साथ जो लीगल पर्सन्स हैं, लीगल पर्सन्स में आपकी कंपनीज, जॉइंट स्टॉक चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्रिएटरशिप हो, कोई भी हो, उसके बारे में बात हो रही है। फिर यहाँ पे 36 to 51 में स्टेट के बारे में अथॉरिटी दी गई है कि स्टेट किस तरीके से अपने, अब स्टेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है। अभी आगे आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 12 बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की जो स्टार्टिंग होती है वो 14 से होती है, लेकिन आपने देखा होगा हमेशा लिखा होता है 12 to 35, क्योंकि हम स्टार्टिंग पढ़ना भूल जाते हैं। हम आर्टिकल 12 नहीं पढ़ते, आर्टिकल 13 नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आर्टिकल 14 पे आ जाते हैं। जब 12 में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टेट, यानी एक राज्य या एक राष्ट्र होता क्या है, तो डीपीएसपी का मतलब है यहाँ पे चाहे एक नेशन हो और चाहे एक स्टेट हो, दोनों के लिए ही जो किस तरीके से वो पॉलिसीज बनाएंगे, ये डीपीएसपी बताता है। तो एक देश को चलाने के लिए और चाहिए ही क्या, ह्यूमन राइट्स हो, और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स अलग है, फंडामेंटल राइट्स अलग है, और साथ ही साथ एक स्टेट को चलाने के लिए सही सिद्धांत हो, सही पॉलिसीज हो, तो ऑटोमेटिक वो नेशन स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन क्या, अगर आप एक ईयर छोड़ दें या नेक्स्ट ईयर में देखें, गैप करके ऑल्टरनेटिव अगर एग्जाम आप देखें तो ऑल्टरनेटिवली आपसे पूछा जाता है मैग्ना कार्टा के बारे में। तो याद रखिए पार्ट 3। अब बात करेंगे ये राइट्स करते क्या हैं, इन राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, और या फिर कहे कि इनके मेरिट्स क्या हैं, इनसे फायदा क्या है। दीज राइट्स प्रोवाइड सिविल liberties to all Indian citizens so that all the people of India can live equally and peacefully as Indian citizens.
अब यहाँ पे लिबर्टी का क्या मतलब है? फ्रीडम, सिविल लिबर्टी, यानी कि कम से कम आपको जो एक नागरिक स्वतंत्रता है किसी भी नागरिक की, सिटीजन की, वो आपको मिले। यहाँ पे क्या लिखा है? दीज राइट्स प्रोवाइड सिविल लिबर्टीज टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, जिससे कि सो दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे सभी भारत के लोग कैन लिव इक्वली, सभी लोग क्या रह सके? समान रूप से रह सके, एंड पीसफुली एज इंडियन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिक के रूप में समान रूप से जीवन यापन कर सकें। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कई लोग बाय बर्थ रिच होते हैं, कई लोग बाद में बनते हैं। अब इसका क्राइटेरिया या इसका बेसिस अलग अलग हो सकता है। अब रिच होने का मतलब सिर्फ वेल्थ से नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और कई सारे तो हमारे देश में ऐसे कहें कि ट्रेडिशनली ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि भेदभाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या बनाया गया है? फंडामेंटल राइट्स, कि कुछ तो राइट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें सारे के सारे लोग इक्वल हो, जहाँ पे सभी लोग समान हो, यानी किसी भी तरीके से जो कम से कम एक लाइफ के लिए सर्वाइवल के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो चीजें नीडेड है, बेसिक नीड्स जो हैं, वो कम से कम हर ईच एंड मतलब कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन कैन गेट दिस, ठीक है, ये सारी चीजें अचीव हो सके, इसलिए ये राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये कहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिएगा, लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर द राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3। किसमें दिए गए? पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35, यानी 12 to 35। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का जो सेशन है वो आपके आर्टिकल, वैसे सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग की, तो वो तो आर्टिकल 14 से होता है। किस आर्टिकल से? अनुच्छेद 14 से। लेकिन 12 और 13 जो कि अब ये देखिएगा, अगर इसमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया है तो क्यों हम हमेशा कंसीडर करते हैं, क्यों हम हमेशा 12 और 13 को भी इंक्लूड कर लेते हैं? उसका रीजन है, चलिए देखते हैं वो रीजन क्या है। क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं? एक नेशन के लिए, एक स्टेट के लिए, ठीक है। तो जो स्टेट की डेफिनेशन है, यानी स्टेट किसको बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट में काउंट होंगी, ये बताता है हमें आर्टिकल 12, यानी कि अनुच्छेद 12, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है जी। तो यहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब एक स्टेट्स का मतलब है बताना और दूसरे स्टेट का मतलब है यहाँ पे राज्य, ठीक है। वो क्या बताता है? तो देखिएगा, इसमें बोला गया है कि स्टेट इंक्लूड्स, यानी कि स्टेट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। एक स्टेट को स्टेट कब बोलेंगे, क्या मतलब होता है किसी राज्य का या राष्ट्र का, ठीक है। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, यानी जहां कोई भी राज्य, जरूरी नहीं कि हम भारत की ही बात कर रहे हैं, हम कहीं की भी बात करें। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है, वहां पे गवर्नमेंट ना हो, यानी कि मोनार्की हो, तो जो मेन पर्सन है वहां का वो, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि मोनार्की है। तो जो मेन पर्पस है, जो मेन पर्सन है या जिसके पास पूरी पावर है या अथॉरिटी है, जो सेंटर ऑफ पावर है, वहां से मतलब है इसका, ठीक है। तो स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्ति। तो पहली विधायी शक्ति क्या थी कि प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो पहला पार्ट क्या हो गया? गवर्नमेंट, यानी भारत की जो भी सरकार होगी वो, उसको बोलते हैं राष्ट्र। साथ साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल होगा आपका? लोकसभा तो होगा ही, साथ में राज्यसभा भी, और प्लस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अलग हम इसमें से नहीं कर सकते। तो ये तीनों मिलके बनाएंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल
और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये सारी की सारी बातें एक ही सेंटेंस में लिख दी गई हैं। अब हम इनको इलेबोरेट करेंगे पॉइंट वाइज, यानी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर गवर्नमेंट लिखा है, इस गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र में जो सरकार है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भारत को क्या बोलते हैं, भारत इज अ फेडरल कंट्री। और कैसी कंट्री है भारत? फेडरल कंट्री नहीं है, संघीय देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्यों में भी अपनी एक एक सरकार है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती और ना ही स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है। दोनों एक दूसरे से क्या है, बाउंड है, एक दूसरे के कहें कि एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है, पूरक भी है और जरूरत भी है। किसी देश को अगर कहें कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से फॉलो कराना है या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से प्रॉपर फॉलो कराना है, तो ऐसी सिचुएशन होनी भी चाहिए। और भारत में है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि छोटा छोटा कहीं प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं एक फिक्स एरिया को। जैसे कि हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो सब में अब जहां पे विधानसभा नहीं है, यानी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं जो कि राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। और जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है, तो वहां पे सीएम है, गवर्नर है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, इस गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे सेकंड जो कहें कि एंड के बाद लिखा है, वहां पे बोला गया है कि एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल एंड और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के राज्यों की जितनी सरकारें हैं, जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं यानी विधानसभाएं हैं ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, वो सारे के सारे स्टेट में आते हैं, यानी एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक स्टेट का मतलब है। एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, अभी आगे आपको बताएंगे कि लोकल एंड अदर अथॉरिटीज में कौन कौन आते हैं। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जितना भी भूमि क्षेत्र है, अब भूमि क्षेत्र का मतलब यहाँ पे लैंड टेरिटरी ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की जो पूरी बाउंड्री है। अब उसमें वाटर टेरिटरी भी आती है, कहाँ तक आती है, 200 नॉटिकल माइल तक, है ना। तो पूरी चाहे लैंड बाउंड्री हो और चाहे आपकी वाटर बाउंड्री हो, दोनों को ही जहां तक भारत का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जहां तक भारत के पास अथॉरिटी होगी वो, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का, वो सब कहलाती हैं आपके स्टेट्स। ये सब इंक्लूड होते हैं एक स्टेट में। अब देखेंगे, चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं आपके। वहां पे आपसे क्या यही इसी से 4 स्टेटमेंट बन सकते हैं और 4 स्टेटमेंट्स में से हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट गलत दे दे, और अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, वही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, तो फटाफट से हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर आते हैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी के बारे में आर्टिकल 12, हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट 14 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखना ही भूल जाते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स दिए किसको गए हैं और कौन इसको रेगुलेट करेगा, वो बताता है आर्टिकल 12, और कैसे रेगुलेट होगा ये बताता है आर्टिकल 13, जो हम पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए आज आपके लिए यहाँ पे रखा गया है कि पहले 12, 13 पढ़िए, देन वी विल कम टू द आर्टिकल 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, 35 तक। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य में भारत की सरकार, संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, और साथ ही साथ भारत के क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सभी स्थानीय
या फिर अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अन्य प्राधिकरण इसमें सम्मिलित हैं। सरकार का क्या मतलब है, सॉरी, राज्य का क्या मतलब है, वो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज डिस्कशन की, यानी कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो चलिए देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, तो देखिएगा, इन अदर वर्ड्स, फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्टेट किन किन चीजों से मिलकर बना है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। मैंने कहा था कि पहले सेंटेंस में क्या है, केंद्र सरकार की बात हो रही है। द एग्जीक्यूटिव यानी जो लोग कार्यकारी हैं, यानी कि जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनकी बात हो रही है। एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, यानी कि संसद की बात हो रही है। जैसे कि राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा है ना, और यूनियन की लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट ही तो है। ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी सारे राज्यों के जितनी भी सरकारें हैं और जितनी भी विधानमंडल हैं, ठीक है, ऑफ द दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे वहां यूनियन था, यहाँ पे वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया है। सेम प्रोसीजर है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर यहाँ का भी है, लेकिन अब गवर्नमेंट तो यूनियन तो एक ही है, स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट क्या था, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज का क्या मतलब है, आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, यानी अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पे नगर निगम होती है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें यानी रूरल एरियाज की, तो वहां पे पंचायतें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है कि नहीं। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की ही परिसीमा में, यानी भारत के ही सीमा क्षेत्र के अंदर जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं या अदर अथॉरिटीज हैं, वो भी काउंट होती हैं आपकी स्टेट में। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के नियंत्रण में है। अब भारत सरकार के नियंत्रण का क्या मतलब है, जहां पे सरकार कहे कि जो शेयर है या गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% से ज्यादा, या तो 51% या फिर मोर देन 51% है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक, कहें कि पब्लिक कंपनीज या कहें पब्लिक संस्था है। ठीक है, यानी सार्वजनिक संस्था है। अब वो सार्वजनिक तभी बन जाती है क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें 50% से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो सारी भी स्टेट के अंदर काउंट होती हैं। अब ये बताया क्यों गया है, ये बताया इसलिए गया है क्योंकि इन्हीं सब के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करवाया जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर के तौर पे इनका काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करे। क्योंकि पार्लियामेंट जो यूनियन की है वो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो स्टेट की है वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, जो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हैं वो उन्हें फॉलो कराती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो संस्थाएं हैं उनका भी काम है कि सरकार द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करें। तो इसीलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स बनाता कौन है और उसकी अथॉरिटीज किसके किसके पास हैं, कौन लोगों को उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने की अथॉरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने की। वैसे तो फाइनल प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो ये थी बात आपकी किसकी, आर्टिकल 12 की। अब यही सेम चीजें आपकी हिंदी में लिखी हुई हैं, मैंने वैसे ऑलरेडी आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, बट एक बार देख लेते हैं, एक क्विक रिव्यू लेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य में निम्नलिखित कहें कि लोग शामिल हैं। कौन कौन, भारत की सरकार, संसद अर्थात संघ की कार्यपालिका और विधायिका, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर जो भी लेजिस्लेचर्स हैं। अब यूनियन में लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। स्टेट्स में क्या है, विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स, वही बात है आपकी हिंदी में लिखी हुई है जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई। चलिए देखते हैं हिंदी की भी सेकेंड लाइन। यहाँ पे प्रत्येक राज्य की सरकार, यानी जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, अब यूटीज में सरकारें नहीं है, लेकिन सभी में नहीं है, लेकिन कुछ में है आपकी, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है ना, और जम्मू कश्मीर के पास भी अपना लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, अपना विधानमंडल है, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जिनके पास हैं, और साथ साथ विधानसभाएं यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स। फिर थर्ड नंबर पे क्या था, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण, वही बात है कि जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरियाज में, और पंचायतें आपकी रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। फिर उसके बाद सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियंत्रण में, जैसे LIC एग्जाम्पल, भारत सरकार का उस पर पूरा नियंत्रण है, क्योंकि जो स्टेक है वो मोर देन 51% है, 51% से ज्यादा। फिर उसके बाद जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो भी स्टेट में आपकी काउंट होती हैं, यानी इनको भी अथॉरिटी दी जाती है यूनियन द्वारा या कहें कि पार्लियामेंट द्वारा कि ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करें या फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली फॉलो करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, तो इतना छोटा तो है नहीं, पूरा चार्टर है, तो इतनी जल्दी तो एक क्लास में आपका ओवर होने वाला है नहीं। अब बात करेंगे आर्टिकल 13 की। हम लोग 14 से पढ़ लेते हैं, 12 और 13 भूल जाते हैं, तो 12 आपने देखा, अब 13 देखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 बहुत ही कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बेसिकली बताया गया है, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत का संविधान जब लागू हुआ यानी 1950 की बात करें तो उससे पहले कोई रूल्स ही नहीं थे, उसके पहले भी बहुत सारे चार्टर आए, है ना। 1857 के बाद से ही लगातार, अगर सबसे पहला देखें तो 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला, तो भारत के लिए कानून तो वहीं से बनता चला आया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात तो बाद में हुई है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स से के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी कि वहां पे क्लैश हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया है आर्टिकल 13 में, क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे जो कानून जो पहले से बने चले आ रहे हैं, अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पहले एक ओवरव्यू देखेगा, ठीक है, कि जो कानून पहले से बने चले आ रहे हैं या फिर नए कानून बन रहे हैं या फिर कोई ऑर्डिनेंस है यानी अध्यादेश जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होता है, वो सब अगर कहीं पे भी इनकंसिस्टेंट होंगे किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनको तुरंत नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी वो तुरंत व्यर्थ हो जाएंगे। यानी इसमें सबसे ज्यादा जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है, सुप्रीमेसी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की ही है। चाहे पहले के लॉज हो, चाहे करंट के लॉज हो, चाहे टेम्परेरी लॉज हो, सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर उनका कहीं पर भी विवाद अगर होता है या असंगत पाए जाते हैं, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर मौलिक अधिकारों के साथ पाए गए तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और फंडामेंटल राइट्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसी को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 बेसिकली बताता है कि लॉज होते क्या है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी लॉ, अब लॉ है क्या, अब कोई लोग कहते हैं कि ये तो लॉ है ही नहीं, तो इसको कैसे फंडामेंटल राइट कहें कि ओवरकम कर सकता है, तो आगे वो भी बताएंगे कि क्या लॉ है और क्या लॉ नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे, लॉज inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, यानी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून कौन से हैं, ऐसे कौन से कानून हैं ये कि जो असंगत पाए जाएंगे, इसके बारे में बताता है कौन, आर्टिकल 13। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent
inconsistent with the provision of this part। अब provision of this part का क्या मतलब है? ये कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। ठीक है, तो जितने भी प्रोविजंस दिए गए इन दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है? व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वही चीज लिखी हुई है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 26 जनवरी, वैसे बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो तभी उसके जस्ट पहले की बात हो रही है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून, यदि वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं, और वो भी अभी तक, यानी पहले तो असंगत थे ही और अभी भी असंगत हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उसको कहें कि उसके साथ कहें कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या अपमान या कहें कि उसका उल्लंघन अगर करते हैं, तो ऐसी असंगति के कारण वे व्यर्थ हो जाएंगे, यानी कि दे विल बिकम नल एंड वॉइड। अब देखेंगे, ये तो बात हुई सिर्फ पहला प्रोविजन, इसमें 4 प्रोविजन हैं टोटल। तो पहले प्रोविजन में आपने देखा कि जो उसके पहले के जितने रूल्स हैं वो भी सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब दूसरा रूल क्या कहता है, चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। द स्टेट, अब देखिएगा स्टेट, इसीलिए पहले आर्टिकल 12 पढ़ना था, क्योंकि स्टेट के बारे में वहां पे बताया गया कि स्टेट में इंक्लूड कौन लोग हैं, यानी कि कौन से लोग उसमें शामिल हैं। The state shall not make any law which takes away or abridges। ब्रिज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, दो किनारों को जोड़ना, और abridges का मतलब जो अलग करे। ठीक है, which takes away or abridges the rights conferred by this part, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। वहां पर किन लॉज की बात हुई थी? ऐसे लॉज जो कि पहले से थे, यानी 1950 के जस्ट पहले की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब स्टेट में गवर्नमेंट भी है, यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, लोकल अथॉरिटीज भी हैं, और साथ साथ जहां पे भारतीय सरकार का कंट्रोल है यानी नियंत्रण है, वो सब के सब, कोई भी लोग ऐसे कोई लॉ नहीं बना सकते। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि इस भाग द्वारा जितने भी लोगों को राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए, उनका वायलेशन या कहें कि अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन या कहें कॉन्ट्रडिक्ट आता है, वो तुरंत वॉइड हो जाएंगे, तुरंत व्यर्थ हो जाएंगे। वही चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट देखते हैं यहाँ पे, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन के कारण व्यर्थ होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगी। अब जो तीसरा जो रूल है या कहें जो तीसरी बात बताई गई है आर्टिकल 13 में कि कहां पर ऐसे लॉज जो कि कहें कि नल एंड वॉइड हो जाएंगे, या फिर कहें लॉज में आते क्या क्या है, इसके बारे में पूरी जो डिटेलिंग दी गई है वो आपके थर्ड पॉइंट में दी गई है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है। इन दिस आर्टिकल लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी एक तरीके से नोटिफिकेशन या सेट ऑफ रूल्स, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। ऑर्डिनेंस को क्या बोलते हैं? अध्यादेश। ठीक है, इन दिस आर्टिकल लॉ इंक्लूड्स, अब लॉ का मतलब ये बता रहा है कि लॉ क्या क्या है, किसको हम मानते हैं लॉ, क्योंकि तभी तो हम नल एंड वॉइड मानेंगे। जब वो लॉ ही नहीं है तो फिर यहाँ पे लूप होल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लोग फिर फायदा उठाने लगेंगे, कहेंगे कि ये तो लॉ है ही नहीं, तो इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में तो कोई कंपैरिजन दिया ही नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये बताता है कि लॉ है क्या। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ यानी कि उप कानून, यानी कोई लॉ ऑलरेडी है फिर उसमें कुछ फर्दर अपडेशन की गई तो वो बन गया क्या? बाय लॉ।
ठीक है। बाई लॉ रूल, रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कोई भी ऐसा कानून जो प्रिवेल कर दिया गया है। लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। ये काफी लंबा कहीं सेंटेंस हो जाता है, बट अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ऊपर का जो सेंटेंसेस हैं या टर्म्स हैं उनमें बताया गया कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि पहले में तो आपको बता दिया गया कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब लॉ क्या है, नहीं बना सकता का मतलब क्या है, किसको कहा जा रहा है कि आप लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनेंस ऐसा आ जाए जो कि वायलेट करे फंडामेंटल राइट को, कोई भी ऐसा ऑर्डर आ जाए, आदेश, कोई बाई लॉ यानी उप कानून, रूल रेगुलेशंस, विनियम या फिर नियम, नोटिफिकेशंस, जैसे आपने देखा होगा कोई एक्ट बन के तैयार होता है, एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट के फाइनल सिग्नेचर हो जाते हैं तो भारत का राजपत्र आता है। आपने देखा होगा गजट ऑफ इंडिया, तो बिना गजट ऑफ इंडिया के तो फॉलो करना या उसी दिन से इम्प्लीमेंट मानते हैं किसी रूल्स का या रेगुलेशंस का, तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशंस, कस्टम यानी कोई ऐसा ट्रेडिशन या कोई ऐसी कहें कि प्रथा बनाई गई, और यूजेसेस यानी प्रथाएं अगर हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर अगर बनाई गई हैं, लॉज इन फोर्स या फिर उन लॉज को लागू किया गया है, इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय, ऐसे सारे लॉज जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, अगर उनको किसी विधायिका द्वारा या फिर उनके कॉम्पिटेंट कोई अथॉरिटी यानी उन्हीं के इक्विवेलेंट कोई अथॉरिटी अगर बनाती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के सीमा क्षेत्र में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो इस संविधान के निर्माण के पहले बनाए गए हो, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, और ना ही यानी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको कभी रिपील्ड किया नहीं गया, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उनका कोई विरोध नहीं हुआ, अभी भी चल रहे हैं, बट दे आर नॉट विद स्टैंडिंग, यानी लेकिन वो कंपैटिबल है नहीं, आज के फंडामेंटल राइट्स के संगति में नहीं रह सकते, असंगत हैं। That any such law or any part thereof may not be then in operation, तो अब उनको ऑपरेशन में या कहें अब कि उनको संचालन में नहीं रखा जा सकता, either at all, या तो अगर हम बात करें पूरे के पूरी बाउंड्री में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो ऐसा कोई भी लॉ, जितने भी लॉ किसके द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर द्वारा हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा हो, और लॉज में क्या क्या शामिल होते हैं ये सब बता दिया गया आपको, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये सब की सब चीजें वॉइड हो जाएंगी, यानी सब की सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वही चीज देखिए आपकी हिंदी में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें 1973 से पहले, अगर 1973 से पहले देखें तो जितने भी अमेंडमेंट्स होते थे, जितने भी अमेंडमेंट यानी कि जितने भी संशोधन होते थे, उनको कानून नहीं माना जाता था, उनको कानून की डेफिनेशन में नहीं लाया जाता था। अच्छा, अमेंडमेंट जो है वो भारतीय संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं? आर्टिकल 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो 1973 से पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं दे आर नॉट लॉ, वो कानून है ही नहीं। तो फिर अगर अमेंडमेंट के द्वारा किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो उनको कहें कि वॉइड नहीं किया जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से वो आपके चलेंगे, यानी कि वो प्रिवेल किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लॉ,
लेकिन जब भारती और केशवानंद केस हुआ आपका 1973 में, उसके बाद से बोला गया कि जो अमेंडमेंट के द्वारा जो रूल्स बनेंगे या अमेंडमेंट के द्वारा, दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज लॉज, यानी उनको भी हम कानून मानेंगे। तब फिर से क्या हो गया कि अगर कोई अमेंडमेंट भी ऐसा है, कोई संशोधन भी ऐसा किया जाता है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, they will also become totally null and void. So in today's class we have discussed about the history of Indian fundamental rights and what are the fundamental rights, what is the objective of fundamental right, and who can protect or who can instruct or कहें कि who can make people to follow the fundamental rights or to give any facilities और give protection to the people of India या फिर for the citizens of India। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी कि कौन इसको कहें कि रेगुलेट करता है या किसके पास अथॉरिटीज हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। आर्टिकल 12 में जाना कि स्टेट्स क्या हैं, आर्टिकल 13 में जाना कि स्टेट द्वारा बनाए जाने वाले लॉज क्या हैं, यानी कि लॉज किनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स की जो कहे स्टार्टिंग है, जो अगर ओरिजिनली देखें तो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट अब कितने हैं आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। So bye bye and take care.